लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की तिकड़ी से डरकर ही अखिलेश यादव ने पीडीए के बदले आने वाले विधानसभा चुनाव में सनातनी समाजवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 2 साल पहले हुआ था दोस्तों, और इस चुनाव में अखिलेश यादव को जो भारी सफलता मिली थी, 37 लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई थी। कांग्रेस पार्टी को 6 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह सकते हैं मात्र 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। उसमें अखिलेश यादव के पीडीए की बड़ी भूमिका थी। कई और मुद्दे थे, लेकिन पीडीए एक सबसे बड़ा फैक्टर था दोस्तों। तो क्या इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने अपनी तिकड़ी केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को प्रतिदिन अखिलेश यादव से एक सवाल पूछने के लिए खड़ा कर दिया है। लगातार ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि पीडीए का मतलब क्या होता है। पीडीए का मतलब यह होता है कि पीट डालेगा अहीर, पीट डालेगा अल्पसंख्यक। तो ऐसे जिस प्रकार से हमलावर है ये तीनों के तीनों अखिलेश यादव पर, और दूसरा सामाजिक समीकरण के तहत भी गैर यादव, पिछड़ा और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज कि ये तीनों नेता प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर, और लगातार ये तीनों हमलावर हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव से डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गैर यादव पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को, दलितों को, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव का शासनकाल इस बात का प्रतीक रहा है, इस बात का गवाह रहा है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में अपराध बेतरतीब ढंग से बढ़ता है, और उस अपराध का शिकार गैर यादव, पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, ओम प्रकाश राजभर की जाति, संजय निषाद की जाति, केशव प्रसाद मौर्य की जाति लगातार होती रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है, और माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो सनातनी समाजवाद का नारा दिया है दोस्तों, जो जिस प्रकार से हिंदुत्व कार्ड की तरफ अखिलेश। मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूं तो चुनाव आयोग ने अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज है जैसे लग रहा है कि चुनाव अगले ही महीने हो रहा हो। और इस उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुकी है। लड़ाई गठबंधन के बीच है, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल पटेल की पार्टी का जो गठबंधन है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, इसके बीच घमासान मुकाबला होना है उत्तर प्रदेश में। साथ ही तीसरा मोर्चा बनाकर चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जड़ खोदने में का इंतजाम कर रही है। वहीं चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं अपना अलग रास्ता ना अख्तियार करे। कांग्रेस ने हर विकल्प खुला रखा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो लगता ऐसा है कि अखिलेश यादव ने अपना गोल पोस्ट बदल लिया है। मैं क्यों कह रहा हूं गोल पोस्ट बदल लिया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी बातें समझिएगा, और आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी यानी मुसलमान और यादवों की पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी मुसलमान और यादवों की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, वो पार्टी जिस पर यह आरोप लगता रहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी भी वैकेंसियां आती थी, उन वैकेंसियों में सर्वाधिक संख्या में नियुक्ति यादवों की होती थी। अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता था कि अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आजम खान की सरकार के रूप में जानी जाती है। वो सरकार जो आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए पुलिस को लगा देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगता था, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के सरकार के दौरान
उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बाहुबली माफिया का राज हुआ करता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का राज हुआ करता था। आजम खान जमीन बफ के नाम पर बफ बोर्ड के मतलब जमीनों का जखीरा जमा करके रखा था। आजम खान ने वही हथियारों का जखीरा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग जमा करके रखते थे। जमीनों पर कब्जा करना आम बात होती थी। अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगता था कि रामवृक्ष यादव कैसे समानांतर सरकार बनाकर जो है पुलिस को चुनौती, प्रशासन को चुनौती के खिलाफ बंदूक उठाकर कैसे रामवृक्ष यादव ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को खुलेआम चुनौती दिया था, इसलिए कि कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण उनको प्राप्त था। तो कई ऐसी घटनाओं के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जानी जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक उलट, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन के खिलाफ एक वैकल्पिक सामाजिक समीकरण को खड़ा किया, जिसमें मुसलमान और यादवों को, जिसे हम कहते हैं ना कि मुसलमान और यादवों के खिलाफ समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके ध्रुवीकरण कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की मददगार बनी कवाल मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर का दंगा के बाद जितने भी चुनाव हुए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक हर चुनाव दर चुनाव समीकरण यही बना कि मुसलमान और यादवों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक चोट पहुंचाने में अखिलेश यादव कामयाब हुए थे, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से निकलकर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। उन्हीं दिनों भारतीय 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ देना स्वीकार कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाने में, यानी 47 सीट वाली समाजवादी पार्टी को 111 सीट वाली समाजवादी पार्टी बनाने में 2017 के बजाय 2022 में अखिलेश यादव इसलिए कामयाब हुए थे क्योंकि अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं का साथ मिला था। यानी अखिलेश यादव को साथ मिला था अति पिछड़ी जाति के बड़े बड़े नेताओं का, अति पिछड़ी जातियों के बड़े बड़े नेताओं का, गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का साथ। अपना दल सोनीलाल पटेल की पुत्री अनुप्रिया पटेल यदि भाजपा के साथ थी तो अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल जैसी दूसरी बेटी और उनकी पत्नी सोनीलाल पटेल की अखिलेश यादव के साथ थे। इस कारण विभाजन हुआ और उस विभाजन का परिणाम अखिलेश यादव को मिला। अखिलेश यादव 47 से 111 विधायकों वाली पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उस क्रम को आगे बढ़ाया। भले ही ओम प्रकाश राजभर ने साथ छोड़ दिया था, दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक नए सामाजिक समीकरण पीडीए बनाया, MY मुसलमान यादव की पार्टी से, मुसलमान यादव की पार्टी का तालमेल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से के बजाय सीधा अखिलेश यादव ने माई को पीडीए में कन्वर्ट किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक कॉम्बिनेशन बनाया। साथ में उनकी मददगार बनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान पर खतरा का नैरेटिव। उनके अखिलेश यादव की ताकत बनी हर परिवार को 1 लाख रुपया सालाना देने की राहुल गांधी की वो घोषणा, जिसमें खटाखट वाला मामला जो उसके लिए फॉर्म जो भरवाया जाने लगा, ठीक है, वो ये 2 मुद्दा मतलब संविधान पर खतरा और खटाखट हर परिवार को 1 लाख रुपया देने के लिए जो फॉर्म भरवाए गए उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव एंड कंपनी यानी इंडिया अलायंस 43 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। अपनी सहयोगियों के साथ 36 मात्र लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। 1 सीट पर चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा सीट चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव ने उस पीडीए को भी छोड़ दिया है दोस्तों। क्यों छोड़ा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य
ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के डर से छोड़ा है, यह बड़ा सवाल है। लगता तो ऐसा है कि अब अखिलेश यादव पीडीए की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में माई समीकरण की चर्चा नहीं होती थी। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने न मुसलमान को टिकट दिया न यादवों को टिकट दिया। आपको अनुमान होगा दोस्तों कि जिस मुसलमान की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, उस मुसलमान को मात्र 4 लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़वाया, मात्र 4। और वो 4 लोकसभा सीट ऐसी थी दोस्तों जहां मुसलमान को उम्मीदवार बनाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी, मजबूरी थी, कोई चारा नहीं था। और यादवों के साथ तो और बुरा किया अखिलेश यादव ने, और बुरा हो गया। एक भी यादव को टिकट नहीं मिला, एक भी यादव को नहीं, एक भी यादव नहीं। आप कहेंगे 5 यादव हैं, 5 केवल अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, केवल एक परिवार के हैं 5 यादव। इस परिवार के अलावे, मुलायम परिवार के अलावे बाहर के एक भी यादव को लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि जिस माई समीकरण से उत्तर प्रदेश में लोग डरते थे, वही चर्चा तो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर क्या बोलते हैं? ओम प्रकाश राजभर पीडीए का विस्तार करके क्या बोलते हैं? पीट देगा अहीर, पीट देगा अहीर। पीडीए यानी पीट देगा अहीर समाज। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में दोबारा आए तो 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक और 2007 से पहले, 2007 से पहले जो काम होता था उत्तर प्रदेश में, क्या होता था 2007 से पहले? 2007 से पहले क्या होता था उसकी जानकारी के लिए केवल एक नारा बताऊंगा दोस्तों कि 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। तो मायावती का नारा क्या था? मायावती का नारा था चढ़ गुंडन की छाती पर, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। यह नारा था मायावती का 2007 के विधानसभा चुनाव में। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यानी मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। उसका एकमात्र कारण था कि अखिलेश यादव की सरकार, यानी अखिलेश यादव की सरकार यानी चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, यह थी। आप अनुमान लगा लिया। 2012 से 17 तक फिर अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार आई। बीजेपी 2017 में चुनाव जीती। अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप मुसलमान और यादवों की गुंडागर्दी, रंगदारी। दोस्तों, देश में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर कि सर्वाधिक संख्या में दलित उत्पीड़न का केस, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट का इस्तेमाल होता है। और यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किन जातियों के खिलाफ? यादवों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा उत्तर प्रदेश में, जमीनों पर, दलितों के जमीन पर, अति पिछड़ों के जमीन पर, गैर यादव ओबीसी के विभिन्न जातियों को परेशान करना, तंग करना, कब्जा करना, यह सब काम उत्तर प्रदेश में कौन करता है? और यही वो कारण है दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब होता है पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। आप जितने भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल कर देखिए दोस्तों, अपराध का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा अपराध करने में, चाहे वो जमीन पर कब्जा का मामला हो, लूट का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, सबसे ज्यादा ये 2 वर्ग सबसे, और इन्हीं 2 वर्गों से उत्तर प्रदेश की अन्य जातियां डरती हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव एक अपवाद था।
2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव 47 से 111 पर पहुंचे थे, इसलिए कि साथ में ओम प्रकाश राजभर, साथ में दारा सिंह चौहान, साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई नेता अखिलेश यादव के साथ थे। और ये सब कोई सामाजिक न्याय के लिए नहीं गए थे बीजेपी को छोड़कर, ये सब इसलिए गए थे कि कई ऐसे नेता हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिनको खुली आजादी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रियों को खुली आजादी नहीं मिली थी। आप जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में मंत्री किस बात की आजादी चाहते हैं, किस बात की आजादी चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की आजादी चाहते हैं, ठेकेदारी बांटने की आजादी चाहते हैं। ये आजादी योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं मिली थी, और वही वो कारण था कि ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो जैसे नेता छोड़ कर गए थे पिछले कार्यकाल में। ये सच्चाई है, बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, अखिलेश यादव के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है, सबसे बड़ा चट्टान कोई है तो केशव प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी जानती है केशव प्रसाद मौर्य की अहमियत, इसीलिए तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को पिछली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद से एक हिंदूवादी नेता की छवि है। कुशवाहा समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी आबादी है दोस्तों, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी की आबादी बड़ी तादाद है। और इसीलिए न केवल उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य आज डिप्टी सीएम है दोस्तों, चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम है। लगातार विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। याद कीजिएगा आप, विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई वो बहस, जब केशव प्रसाद मौर्य को तुम्हारे बाप दादों से एक तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया था केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार चट्टान की तरह अखिलेश यादव के पीडीए के धागे को, पीडीए का जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की भाषा में पीडीए केवल और केवल अखिलेश यादव बहकाने के लिए करते हैं, केवल और केवल अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि केवल खुद को सत्ता में लाने के लिए। जैसे अखिलेश यादव ने मुसलमानों को गुमराह किया, जैसे यादवों को गुमराह किया, वैसे ही पीडीए के नाम पर गैर यादव पिछड़ी जातियों को गुमराह करने का प्रयास करना, दलितों को गुमराह करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया। दरअसल अखिलेश यादव केवल और केवल अपने परिवार के लिए केवल सत्ता चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री, पत्नी लोकसभा, वर्तमान में तो पत्नी और पति दोनों, अखिलेश यादव भी सांसद, पत्नी भी सांसद, धर्मेंद्र यादव सांसद, अक्षय यादव सांसद, यानी जितने भी सांसद हैं सब के सब जो है केवल समाजवादी पार्टी के परिवार के ही सांसद हैं। यादव के नाम पर केवल और केवल मुलायम परिवार। यादव, उत्तर प्रदेश के 10% यादव, कहीं भी लोकसभा में एक भी नहीं दिखेगा आपको, केवल मुलायम परिवार। तो जिस प्रकार से खुद को सत्ता में लाने के लिए बारी बारी से अखिलेश यादव ने इस्तेमाल केवल किया है, जरूरत पड़ा तो शिवपाल यादव को पैर पकड़ के बुला लिया, नहीं तो शिवपाल यादव को भी कह दिया कि शिवपाल यादव तो विभीषण हैं, धृतराष्ट्र हैं। केवल शिवपाल यादव को भी अपमानित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। शिवपाल यादव की बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव से भी जब लगा अखिलेश यादव को कि मुलायम सिंह यादव उनके रास्ते में कहीं कोई समस्या न खड़ी कर दे, तो मुलायम सिंह यादव को भी किनारे करने में अखिलेश यादव ने कोई देर नहीं की। उस मुलायम सिंह यादव को, जिस मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का निर्माण किया, जिस मुलायम सिंह यादव की पहचान के नाम पर अखिलेश यादव आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, तो अखिलेश यादव के लिए केशव प्रसाद मौर्य, गैर यादव ओबीसी की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें एक बड़ा चेहरा के रूप में, चट्टान की तरह के अखिलेश यादव के हर धागे को खोलने का काम केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। और वही काम संजय निषाद की अहमियत यह है दोस्तों कि सीट जिताने में जितनी बड़ी भूमिका नहीं है, उससे बड़ी भूमिका संजय निषाद की नैरेटिव बिल्डिंग में होती है। नैरेटिव बिल्डिंग, संजय निषाद उस जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, जिसे एमबीसी कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगातार आप कह सकते हैं कि दबंगों से परेशान रहा है, दबंगों के खिलाफ जिसकी जुबान नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसके वोट पर लगातार
कब्जा करने का प्रयास दबंग जातियां करती रही है। पिछली बार कहा जाता है कि गोरखपुर से के सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था गोरखपुर के उपचुनाव में, याद होगा दोस्तों, गोरखपुर के उपचुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, जिसमें निषादों के समर्थन के बल पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में अखिलेश यादव कामयाब रहे, उसके बाद जिस प्रकार से निषाद ठगे गए, वो भड़ास आज भी संजय निषाद बार बार निकालते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों, ये व्यक्तिगत बात नहीं, चाहे संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर समाज के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन वर्गों को जोड़ने का दावा करके अखिलेश यादव पीडीए जिन्होंने बनाया, और अब जब उनको लगता है अखिलेश यादव को कि पीडीए के नाम पर काम नहीं चलेगा, तो आपने देखा किस प्रकार से लाइन ट्रैक चेंज कर रहे हैं, सनातनी समाजवाद के रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तीन चेहरे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, जो लगातार अखिलेश यादव की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं। चाहे वो गायत्री प्रजापति की पत्नी का मामला रहा हो, चाहे आपको याद होगा चंदौली की जिलाध्यक्ष, महिला सपा की जिलाध्यक्ष की पिटाई, गार्गी सिंह पटेल की पिटाई का मामला रहा हो, हर मामले पर सबसे ज्यादा मुखरता से अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की का भांडा फोड़ने का काम कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर लगातार करते आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को हर मौके पर अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम, आईना लेकर अखिलेश यादव के सामने खड़े रहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तीनों बड़े चेहरे के रूप में, बड़े एसेट के रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आप विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।